Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. This is my Ank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, we are doing study of medieval history and in this segment we are into early medieval phase. Early medieval phase में हैं हम लोग और अर्ली medieval phase में हम चोला डायनेस्टी को देख रहे हैं, कई वीडियोस कर चुके हैं and today we are going to discuss about the society of the imperial cholas. मध्यकालीन चोलों के समाज को हम आज देखने वाले हैं। इसके पहले मैं बता दूं कि हम मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो एक बेसिक जानकारी के लिए हमेशा मैं बताते रहता हूं, मेडिवल हिस्ट्री हम मध्यकालीन भारत को दो पार्ट, अर्ली लेटर। अर्ली मेडिवल हिस्ट्री माना जाता है हर्षवर्धन के शासनकाल के अंत के बाद से लेकर 12th सेंचुरी एडी तक, यानी कि 12वीं शताब्दी तक, और उसके बाद लेटर माना जाता है। यहां हमने तीन पार्ट में हमको देखना है अर्ली मेडिएवल फेज को, ठीक है। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, मुस्लिम इन्वेजन। नॉर्थ इंडिया में हम सब कुछ देख चुके थे, देखिए दक्षिण भारत का मैंने बनाया हुआ है मैप, इसके ऊपर नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में हमने हर्षवर्धन के बाद जो राजपूत वंश आए हैं, विभिन्न राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई है, उनके बीच जो संघर्ष रहा है, चाहे वो यहाँ राजस्थान और गुजरात में, चाहे वो गुर्जर प्रतिहार हो, यहाँ गुजरात वाले क्षेत्र में नीचे चाहे वो सोलंकी या चालुक्य वंश जिसको बोलते थे, गुजरात के चालुक्य या सोलंकी, ठीक है, वो रहे हों, मालवा के परमार रहे हों, बुंदेलखंड के चंदेल रहे हों, ये सब हमने राजपूत वंशों को देखा था। उसके बाद हमने यहाँ पर ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल, त्रिपक्षीय संघर्ष भी समझा था। कन्नौज के लिए हर्षवर्धन के बाद कन्नौज जो था एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुका था, पाटलिपुत्र या मगध को पछाड़ते हुए, ठीक है। पाटलिपुत्र और मगध जो था वो पीछे छूट चुका था, और समृद्धि और इकोनॉमी की दृष्टि से कन्नौज जो है वो सेंटर स्टेज हो गया था, पॉलिटिकल सेंटर स्टेज, इसलिए कन्नौज के लिए संघर्ष था। इसलिए यहाँ पर बंगाल बिहार में पाल वंश था, यहाँ पर थे गुर्जर प्रतिहार वंश, और यहाँ पे राष्ट्रकूट थे, दक्षिण भारत की एक शक्ति। तीनों भिड़ती हैं त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज के लिए, जिसमें गुर्जर प्रतिहार जो अर्लीस्ट राजपूत डायनेस्टी माना जाता है, वो माने जाते हैं, उनकी जीत होती है। सब हमने यहाँ पे देखा था। कश्मीर में जो लोहार वंश ये सब थे, इधर फिर नॉर्थ वेस्ट में हमने हिंदू शाही वंश, वो सब हमने देख लिया था। फिर हम दक्षिण भारत में आ गए थे, और दक्षिण भारत में हम कहां पे थे? दक्षिण भारत में मैंने बता दिया था आपको कि यहां पर पोस्ट मौर्यन पीरियड में, मौर्योत्तर काल में, यहां पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में अगर आप देखते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि सतावाहन है, ठीक है, यहां पे है सतावाहन या सातवाहन, ठीक है। तो पोस्ट मौर्यन पीरियड में मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ देशी शक्ति, कुछ विदेशी शक्ति भारत में आती हैं। विदेशी शक्तियों में इंडो ग्रीक, उसके बाद सीथियंस यानी शक, फिर पर्थियंस यानी पहलव, ये पल्लव हैं, पी स्टैंड्स पर पल्लव, इधर से पहलव आएंगे, पर्थियंस, और लास्ट में कुषाण। देशी शक्तियों के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में शुंग डायनेस्टी, और उसी के बाद कण्व डायनेस्टी नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर आप देखेंगे तो मौर्यों के उत्तराधिकारी के रूप में आएंगे, लेकिन पोस्ट मौर्यन पीरियड में। और सबसे पहले शुंग डायनेस्टी नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, फिर यहीं पे कण्व डायनेस्टी, और कण्व डायनेस्टी के बाद आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में सातवाहन उभर के आते हैं, ठीक है। सातवाहनों का स्थान लेंगे फिर बाद में वकाटकों का स्थान लेंगे चालुक्य वातापी, चालुक्य वातापी का स्थान लेंगे राष्ट्रकूटा, और राष्ट्रकूटा का स्थान लेंगे चालुक्य कल्याणी। तो ये सब हमने देख लिया था। दक्षिण भारत के इतिहास की शुरुआत की थी तो मैंने बता दिया था। सबसे पहले हमने यहाँ पे संगम एज पढ़ा था, जो यहाँ पर केरल और या मालाबार कोस्ट जो है इसके अलॉन्ग आप देखेंगे कि बसा हुआ था। चेर डायनेस्टी संगम एज में हमने पढ़ा था। यहाँ पे पांडे लाल वाला, और यहीं पे चोल थे उस समय, तो वो अर्ली चोला कहलाते थे। संगम एज में जो हमने पढ़ा वो एंशिएंट भारत में हमने देखा था, एंशिएंट इंडिया में, तो अर्ली चोलों को हमने पढ़ा था। तो ये इंपीरियल चोलों से अलग थे, संगम एज वाले, ये इंपीरियल चोल थे अर्ली मेडिएवल फेज में। तो अर्ली मेडिएवल फेज को हमने नॉर्थ इंडिया देखा, और साउथ इंडिया में जब हम आए थे तो मैंने ये बता दिया था कि हम साउथ इंडिया के कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि मेडिएवल हिस्ट्री में भी आते हैं अर्ली मेडिएवल फेज में, जो जैसे वाकाटक हो गए, चालुक्य वातापी, राष्ट्रकूट और चालुक्य कल्याणी,
तो ये आपको अर्ली मेडिएवल फेज में ही आते हैं, लेकिन हमने इसका अध्ययन हमने कर लिया था कहां पे, अर्ली मेडिएवल फेज, सॉरी दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो वो हमने सारा देख लिया था और हमने पल्लवों तक देख लिया था, ये पल्लवों तक, और बच गया था चोल। यहां पे साउथ इंडिया में पल्लवों को रिप्लेस करके चोल आते हैं, यही इंपीरियल चोल है। तो हमने सब कुछ बता दिया था। ये जैसे ही लास्ट हम पढ़ रहे हैं, जैसे ही चोल खत्म करेंगे उसके बाद मुस्लिम इन्वेजन देखेंगे, मुस्लिम इन्वेजन में अरबों का, फिर मोहम्मद गजनवी का, फिर आप देखेंगे गोरी का, और गोरी के आने के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाएगी, दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल। ये पूरा हमारा पैटर्न है पढ़ने का। तो हमने यहां पर सब कुछ देख लिया था। दक्षिण भारत के इतिहास में ही हमने वकाटका को देख लिया था। पहले संगम एज देखा था, जहां पे यहाँ पे चेर मालाबार पोस्ट केरल वाले पार्ट में और नीचे तमिलनाडु वाले पार्ट में थोड़ा सा, फिर यहाँ पे पांडे तमिलनाडु वाला पार्ट, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने जो ग्रीन वाला पार्ट, यहाँ पे चोल थे, अर्ली चोला। अर्ली चोला और इंपीरियल चोला में अंतर ये है कि अर्ली चोला जो थे, जो संगम एज के चोल थे, वो कावेरी नदी के आसपास ही स्थित थे, लेकिन इनको मध्यकालीन चोलों को, जो कि हम अर्ली मेडिएवल फेज में पढ़ रहे हैं, इनका पीरियड 850 टू 1279 एडी तक का है। ठीक है, तो इनको हम इंपीरियल इसलिए कहते हैं कि क्योंकि इनका अंतरराष्ट्रीय एग्जिस्टेंस भी था। श्रीलंका में थे ये, ठीक है, ये मालदीव्स में थे, ठीक है, ये म्यांमार में थे, ये कंबोडिया में थे, यहाँ पे कडारम में थे, जावा सुमात्रा यानी इंडोनेशियन आइलैंड में भी थे। तो इस तरह से चाइना पे भी इनका प्रभाव था, चाइना से अच्छा व्यापार इनका था। तो इस तरह से हम देखेंगे कि इनका इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस था, अंतरराष्ट्रीय अस्तित्व था, इसलिए इनको कहा गया इंपीरियल चोल। 850 में विजयालया ने स्थापना किया था। विजयालया कौन था भाई? ये जो चोल थे, ये पल्लवों के, पी स्टैंड्स फॉर पल्लवा, पल्लवों के ही सामंत थे। ठीक है ना। जिस समय देखिए चालुक्य, वातापी और राष्ट्रकूटा है, उस समय यहाँ पे पल्लव है, और जिस समय चालुक्य कल्याणी है, उस समय इंपीरियल चोल है। तो ये चालुक्य, वातापी और राष्ट्रकूटा के पैरेलल शक्ति ये पल्लव थे, और चालुक्य कल्याणी, सी के स्टैंड्स फॉर चालुक्य कल्याणी, इनकी पैरेलल शक्ति ये चोल थे। दोनों पैरेलल शक्तियां थी। ठीक है ना। चालुक्य कल्याणी चोल और चालुक्य वातापी और राष्ट्रकूटा और पल्लव, ये जो थे ये पैरेलल शक्तियां थी। तो ये दोनों आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कहीं लिख देता हूं, जैसे कि देखिए चालुक्य, फिर से चालुक्य वातापी राष्ट्रकूटा, ये पल्लवों के पैरेलल थी, और चालुक्य कल्याणी ये चोलों के पैरेलल थे। ये सब मैं बता चुका हूं। ठीक है। तो विजयालया जो है 850 एडी में ये फाउंड करता है। यहां पर एक सामंत थे, चोल जो थे ये पल्लवों के ही सामंत थे। ठीक है। सामंत के बारे में मैंने बता दिया था, छोटे राजा होते थे, ये ऐसे शासक होते थे। आप देखेंगे कि सातवाहन पीरियड से ही यहां पर, ये एक चीज और समझ लीजिएगा, मैं बताते रहता हूं। देखिए ये महाराष्ट्र वाले पार्ट में ही सातवाहन आएंगे और यहीं पे वकाटक आएंगे, लेकिन चालुक्य वातापी जब आते थे तो यहां पर आपको कर्नाटका का, चूंकि ये वातापी या बादामी मॉडर्न नाम जो है ये कर्नाटका का पार्ट है, तो ये कर्नाटक का क्षेत्र भी इसमें शामिल हो जाएगा चालुक्य वातापी से। तो यहीं पे फिर चालुक्य वातापी, फिर राष्ट्रकूटा और फिर चालुक्य कल्याणी आ जाएंगे। तो ये मैं कई बार बता चुका हूं, पीछे वाले वीडियो में देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। तो विजयालय जो है, जो कि पल्लवों का सामंत है, ये चोल जो थे पल्लव के सामंत थे। तो पहले तंजावुर जीतता है और चोल डायनेस्टी एस्टैब्लिश कर देता है। बाद में आदित्य प्रथम आता है और वो अंतिम चोल शासक अपराजित वर्मन को हराकर ये पूरे पल्लव साम्राज्य को अपने में मिला लेता है, और इस तरह से पल्लवों का अंत होता है और यहाँ पे चोल आ जाते हैं। धीरे धीरे पल्लव ये चेरों को जीतेंगे, पांड्यों को जीतेंगे, उड़ीसा पहुंचेंगे, ये यहाँ तक, ये बंगाल तक पहुंच जाते हैं। तो पूरा एक तो था ही, इधर था ही, और फिर आप देखेंगे तो इनका इंटरनेशनल एग्जिस्टेंस भी था। हमने पूरे एम्पेयर्स को देखा था। हाँ, ये विजयालया इसका फाउंडर है। ठीक है। और 850 टू 1279 एडी तक ये चलता है पूरा शासन। पूरा हमने एक पृष्ठभूमि ले लिया है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा सकते यहाँ पर। और हमने एम्पेयर्स को देख लिया, जिसमें राजराज फर्स्ट, उसके अलावा राजेंद्र चोल या राजेंद्र फर्स्ट और कुलोत्तुंग फर्स्ट, तीन सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। इनको हमने डिटेल में पढ़ा था, और बाकी शासकों के बारे में भी जो भी इंपॉर्टेंट जानकारियां थी हमने ले ली थी। फिर हमने एडमिनिस्ट्रेशन ये सब भी देख लिया, प्रशासन भी देख लिया था। आज हम समाज को देख रहे हैं। ठीक है।
हमने इकोनॉमी भी देखा था, थोड़ा समाज को देख रहे हैं। तो इंपीरियल चोला में चोला जो है, ये इंपीरियल चोला के समय समाज कैसा था, देखिए यही पोजीशन है इनका शुरुआती दौर में। ये मैंने बता दिया कि कैसे पल्लवों को ही रिप्लेस करते हैं। तो देखिए वर्ण व्यवस्था अगर देखें या जाति व्यवस्था देखें तो उस समय समझने की बात है कि कोई स्पष्ट विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों में नहीं था। ब्राह्मण सर्वोच्च थे, नो डाउट्स, लेकिन देखिए चूंकि एग्रीकल्चर जो था, कृषि जो था, उस समय बहुत मजबूत स्थिति में थी। और कई बार देखेंगे आप वहां पे कि क्षत्रिय, राजपूत या जो वैश्य हैं उनमें उनकी नियमित अनुपस्थिति मिलेगी। इसका रीजन ये है क्योंकि कई बार जो एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, जो कृषक हैं, वो शासक वर्ग में भी शामिल हैं। और इस वजह से आप देखेंगे कि बहुत स्पष्ट डिवीजन नहीं मिलता है। इसलिए जो डिवीजन किया गया है, एक तरफ ब्राह्मणों को रख दिया गया है और दूसरी तरफ नॉन ब्राह्मण्स को रख दिया। अगर वर्ण या जाति की बात करें, ऐसा नहीं है, राजपूत भी होंगे, क्षत्रिय भी होंगे, और क्षत्रिय कहें, राजपूत कहें, जो भी कहें, क्योंकि पहले क्षत्रिय थे, बाद में आपने राजपूतों को देखा अर्ली मेडिवल फेज में, वैश्य भी थे, लेकिन नाम मात्र की, क्योंकि वो शामिल हो गए एक ही में, कृषक वर्ग में शामिल हो गए। तो ये कृषक जो है वो शासक भी हो सकते थे। हाँ, केवल क्षत्रिय ही शासक नहीं होंगे, ये कृषक भी हो सकते थे, ठीक है ना, वैश्य भी हो सकते थे। और ये भी था चोलों के समय कि अगर आप देखें कि आर्थिक स्थिति में सुधार आते ही वर्ण और जाति में भी इंप्रूवमेंट हो जाता था, ठीक है, यानी कि परिस्थितियां बदल जाती थी, ठीक है, उसको बड़े कास्ट में माना जाने लगता था, ऐसा सुनने में आता है। तो इस वजह से एक स्पष्ट विभाजन नहीं मिलता। हाँ, जो स्पष्ट विभाजन मिलता है ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण, यानी कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण, ठीक है। तो ये आप देखेंगे गैर ब्राह्मणों में भी आप कृषक यानी एग्रीकल्चरलिस्ट और नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट यानी कि गैर कृषक, ऐसे आप देखेंगे। तो यहां से हम पहले ब्राह्मणों को देख लेते हैं। देखिए ब्राह्मण जो है वो सुप्रीम है, सर्वोच्च है, इसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि चोल पीरियड में मंदिरों का बहुत ज्यादा निर्माण हुआ, मंदिर बढ़े, टेम्पल्स बढ़े। जैसे आप देखें राजराजेश्वर टेम्पल या उसी को कहते हैं बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि राजराज ने बनवाया था। तो ब्राह्मणों की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ गई। कहा जाता है कि नॉर्थ इंडिया से भी ब्राह्मण बुलाए गए, तो इसलिए ब्राह्मणों का वर्चस्व तो होना ही है, तो सुप्रीम है, ठीक है, ब्राह्मणों की आवश्यकता बढ़ गई। अब देखिए ब्राह्मणों का इंपॉर्टेंस कैसे पता चल रहा है, इनको लैंड ग्रांट किया जाता है जो कि टैक्स फ्री होता है, ठीक है। ये राजाओं के राजगुरु भी होते हैं, देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है। ये जज भी यानी जुडिशियरी में भी ये हैं, ये मंत्री भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, ऑफिशियल्स भी हैं और कमांडर इन चीफ आर्मी में भी हैं। तो देखिए ब्राह्मण हर जगह है, ठीक है। स्लेव सिस्टम वहां पर ब्राह्मणों का आपने देख लिया। हाँ, ये हम बाद में देखेंगे स्लेव सिस्टम, पहले हम सोसाइटी में इसको हम देख लेते हैं, स्लेव सिस्टम को बाद में आएंगे। तो हमने यहाँ पे ब्राह्मणों को देख लिया। अब नॉन ब्राह्मण्स में आप आइए, तो यहां पर देखिए कि नॉन ब्राह्मण्स भी मैंने बताया एग्रीकल्चरलिस्ट और नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट में बटा हुआ है, कृषक और गैर कृषक में। अब गैर कृषक भी दो पार्ट में है, वलंगे वडंगई, जिन्हें राइट हैंड कहा जाता था, या इलंगे या इडंगई, लेफ्ट हैंड इनको, हाँ, बायां हाथ, ये दायां हाथ, ठीक है, इनको कहा जाता था। अब देखिए इनको, इसमें भी गैर कृषक में भी विशेषाधिकार इनको होता था और इनको सपोर्ट मिलता था ब्राह्मणों का, ब्राह्मण सुप्रीम है यहां पर, और वेल्लालों का एक ये दो वर्ग जो थे ना, ब्राह्मण के अलावा एक वेल्लाल वर्ग भी होता था जो कि प्रभावशाली था, वो आता था नॉन ब्राह्मण्स में, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली था और ब्राह्मणों के बराबर ही लगभग इनकी मतलब ऑथोरिटी होती थी, सर्वोच्चता मानी जाती थी। तो एक तो ब्राह्मणों का इनको मिल गया और वेल्लालों का समर्थन मिल गया। इसका रीजन ये था कि हालांकि ये गैर कृषक कैटेगरी में है, लेकिन यानी नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट कैटेगरी में है, लेकिन वलंगे जो हैं, ये वलंगे ये भूमि और एग्रीकल्चर से किसी ना किसी रूप से जुड़े होते थे। डायरेक्टली तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली जुड़े होते थे, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैं खेती नहीं कर रहा, मेरे पास कुछ लैंड है, मैंने दे दिया खेती के लिए, करो भाई, तो वहां से कुछ, या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को कुछ कर रहे हैं हम, कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट
का व्यापार भी कर रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इनको सपोर्ट मिलता था। जबकि देखिए इलंगई और इडंगई लेफ्ट हैंड ये थोड़े लोअर कैटेगरी में आते हैं, जैसे इसमें स्मॉल ट्रेडर्स हो गए, स्मॉल ट्रेडर्स, आर्टिसन कारीगर दस्तकार ये सब हो गए, लेबरर्स हो गए, हाँ यानी कि मजदूर वर्ग के लोग हो गए। तो ये मतलब इलंगई या इडंगई बहुत जरूरी है, आप याद रखिए। गैर कृषक वर्ग में देखिए ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण, ब्राह्मणों के बारे में मैंने बता दिया। नॉन ब्राह्मण में कृषक भी हैं और नॉन कृषक भी हैं, मतलब नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट भी हैं, गैर कृषक भी हैं। अब गैर कृषक को भी दो पार्ट में बांटा गया, वलंगई या वडंगई जिनको राइट हैंड कहा गया, इलंगई या इडंगई जिनको लेफ्ट हैंड कहा गया। इनको विशेषाधिकार मिलता है क्योंकि विशेषाधिकार भी है और इनको सपोर्ट भी है ब्राह्मणों का और वेलालों का। चूंकि ये एक प्रभावशाली वर्ग है समाज में, तो निश्चित तौर पे इनका समर्थन मिलना इनके लिए ये थोड़े एज में है इनके कंपैरेटिवली। चूंकि ये स्मॉल ट्रेडर्स हैं, आर्टिसन हैं, लेबरर्स हैं, इनको लेफ्ट हैंड कहा जाता है और इनके द्वारा इनका शोषण भी किया जाता है। इनके द्वारा इन इलंगइयों का या इडंगइयों का जिनको कहते हैं हम, इनका शोषण किया जाता है। इसलिए रिवोल्ट भी आपको देखने के लिए इन्होंने इनके खिलाफ, इलंगइयों ने वलंगइयों के खिलाफ क्या किया, रिवोल्ट भी किया है, विद्रोह भी किया है कई बार। तो ये देखने के लिए आपको मिलेगा। इस जाति में एक जाति है, सब कास्ट उसको कह सकते हैं, कम्माल। कम्माल कौन थे भाई? देखिए मैंने ये बताया कि आर्थिक स्थिति में अगर सुधार होता है तो वर्ण की स्थिति में भी सुधार हो जाता था, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो यहां देखिए इनकी भूमिका जो है मंदिर निर्माण में थी, इसलिए इनका आर्थिक महत्व भी है, ठीक है। महत्वपूर्ण जाति के रूप में इनको मान्यता मिल गई थी इन्हीं में से। हालांकि ये लोअर कैटेगरी में है, गैर कृषक कैटेगरी में है और इसमें भी लोअर कैटेगरी में, इसमें भी ये वलंगई नहीं है, ये इलंगई है, यानी कि लोअर कैटेगरी में है। लेकिन इसमें एक ये कमाल जो जाति है, हाँ, इनको क्योंकि मंदिर निर्माण में इनकी भूमिका है, ठीक है। और इनको देखिए यज्ञो पवित्र का अधिकार, यज्ञो पवित्र जनेऊ जो होता है, सेक्रेड थ्रेड जो होता है, जो पहना जाता है, रिचुअल्स होता है ना कि जनेऊ हिंदुओं में एक जरूरी होता है, तो यज्ञो पवित्र हिंदी में कहते हैं उसको। तो इसका भी इनको अधिकार है, यानी कि इनको महत्व है। आर्थिक महत्व इसलिए कि मंदिरों का बहुत बड़ी भूमिका होती थी अर्थव्यवस्था में। मैं अभी थोड़ा सा समझाऊंगा आपको, ठीक है। जैसे देखिए ये बात हो गई, तो अब देखिए यहां तक हमने देख लिया। अब देखिए यहां पर स्लैब सिस्टम, स्लैब में देखिए स्लैब सिस्टम तो था, ठीक है, लेकिन घरेलू कार्यों में और मंदिरों में ये दास काम करते थे और इनह्यूमन बिहेवियर इनके साथ देखिए यहां पे है तो, लेकिन इनह्यूमन बिहेवियर नहीं होता था, मानवीय व्यवहार नहीं होता था। महिलाओं की स्थिति अगर देखें तो प्रॉपर्टी राइट इनको है, पर्दा नहीं है। तो इन दोनों से तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है पोजीशन, लेकिन फिर आप देखेंगे तो सती भी है, बहुविवाह यानी कि एक से ज्यादा मैरिज पुरुष कर रहे हैं तो ये भी है, और देवदासी सिस्टम भी है। मंदिरों में ये डांस वांस करती हैं और देवताओं को के सर्विस के लिए इनको रखा जाता था। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति महिलाओं की नहीं कही जा सकती। हाँ कुछ चीजें हैं जैसे प्रॉपर्टी राइट है या पर्दा सिस्टम नहीं है, लेकिन अगर सती है, बहुविवाह है, देवदासी सिस्टम भी है तो इसको बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। ले देके अगर कहें तो एवरेज स्थिति है महिलाओं की, ठीक है। अब फाइनली देखिए हमने यहाँ वर्ण देख लिया, हाँ पूरा वर्ण देख लिया स्लैब सिस्टम में जो समाज में है, ठीक है। वर्ण व्यवस्था में हमने ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण को भी पूरा देख लिया। यहां पर देखिए मंदिर जो है ना सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक एक्टिविटीज यानी सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल एक्टिविटीज के केंद्र थे। टेम्पल्स आप समझिए, यहां पर मैंने तीनों यहां पे लिखा हुआ है। जैसे देखिए देवदान कैसे थे, ये देखिए समाज पूरा जुड़ा हुआ है, यहां से एक समाज बनता है मंदिर से। कैसे देखिए ये देवदान। अब देवदान अगर देखें तो देवदान क्या था भाई, जो भी राजा या बड़े बड़े व्यापारी मंदिरों को लैंड दान कर रहे हैं उस लैंड को देवदान कहा जाता था। इस देवदान को लीज पर देकर यहां पर खेती भी होती थी, एग्रीकल्चर भी होता था। तो एग्रीकल्चर से अगर होता है तो वहां से इनकम भी हो रहा है, ठीक है, इनकम हो रहा है। तो मंदिर जो है एग्रीकल्चर का काम भी कर रहे हैं और उससे उनको इनकम भी हो रहा है। अब ये इनकम कहां कहां लगाया जाएगा,
इनकम बहुत सारे काम होते थे, वेतन, मंदिर में बहुत सारे लोग होंगे जो कि काम करेंगे तो उनका वेतन भी तो आएगा, ठीक है। तो वो सब चीजें हैं, जैसे देखिए अभी मैं बताऊंगा, ये जो है देखिए इनके पास क्या है, ये मंदिरों के पास पैसे होते थे अच्छे खासे, तो ये इन्वेस्टमेंट भी करते थे, साहूकार का भी काम करते थे, लोन भी देते थे। तो आर्थिक देखिए समाज भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक समाज है, एक वर्ग है जो कि कृषि में लगा हुआ है, मंदिर जो कि कृषि का काम भी देख रहा है, हाँ, मंदिर एग्रीकल्चर का काम भी करवा रहा है। तो देखिए समाज जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था इससे जुड़ी हुई है, और समाज और भी जुड़ा हुआ है। देखिए लोगों को जॉब भी मंदिरों में मिल रहा है, कैसे, देखिए अब वहां पे मंदिरों में आप देखेंगे तो मंदिरों में मेटल के या नॉन मेटल्स के सामान बनाए जाएंगे, मूर्तियां बनाई जाएंगी, झंडे बनाए जाएंगे, मंदिरों के जो झंडे होते हैं, दीप दिए बनाए जाएंगे, हाँ, तमाम तरह के, मंदिरों को साफ करने के लिए जरूरत पड़ेगी लोगों की। उसी तरह से आप देखेंगे रिपेयर वर्क हो रहा है, तो तमाम तरह के मंदिर के काम होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को जॉब पे भी रखा जाता था। आप देखेंगे आर्टिशन को, हाँ, जैसे आर्टिसन हो गए, शिल्पी हो गए, दस्तकार, बहुत सारे ऐसे जो क्राफ्ट्समैन हो गए, ये सब रखा जाएगा, मूर्ति बनाने वाले हो गए। तो इस तरह के लोगों को कुछ ऐसे लोग जो कि रिपेयर वर्क कर सकते हैं मंदिरों का, उसके अलावा सफाई, हाँ, तो पूरा मैनेजमेंट, एक तरह सा मैनेजमेंट देखने के लिए लोग होंगे, पुरोहित होंगे, उनका इनकम, तो बहुत सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर जॉब भी लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये समाज का ही तो एक वर्ग है जो कि यहाँ नौकरी कर रहा है, ठीक है। मंदिर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, साहूकार का काम भी कर रहा है, महाजन का काम भी कर रहा है, लोन भी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। मंदिर इस देवदान में देवदान जो है, यानी कि इसको जो मंदिरों को जो भूमि मिल रही है, लैंड मिल रही है, वहां पे वो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, इस एग्रीकल्चर से इनकम हो रहा है, इस इनकम का खर्च, ये इनकम क्या करेगा, यहाँ देखिए बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, तो ये जॉब जो है यहाँ पे इनको सैलरी भी देगा वो, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मंदिर यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र भी है। तो इस तरह से हमने देखा कि पूरी तरह से आप देखेंगे कि हमने इसको देख लिया। एक यहाँ पर पॉइंट छूट रहा है, हमने वेवन वाले में यहाँ पर देखिए मैरिज किस तरह का था, तो यहाँ पर देखिए सजातीय मैरिज था, एक कास्ट में एक वर्ण में भी होता था। अनुलोम विवाह क्या होता था भाई, पहले भी मैंने बताया हुआ है, ये बॉय जो होगा यानी लड़का जो होगा ये अपर कास्ट का होगा, ऊपर मैंने एरो बनाया हुआ है, गर्ल जो होगी ये लोअर कास्ट की होगी, लेकिन प्रतिलोम में बॉय जो होगा लोअर कास्ट का होगा और गर्ल जो होगी अपर कास्ट की होगी। तो इस तीन तरह के मैरिज भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे समाज को देख लिया। आपको इस तरह से देखना पड़ेगा, समाज ब्राह्मण, नॉन जो जाति है ब्राह्मण, नॉन ब्राह्मण में, ठीक है। ब्राह्मण सुप्रीम है, इसको लैंड ग्रांट किया जाता है, हाँ, टैक्स फ्री लैंड होता है। ब्राह्मण जो है राजा का राजगुरु भी हो सकता है, ये जज भी हो सकता है, मिनिस्टर, कमांडर इन चीफ, यानी कि आर्मी में भी कमांडर इन चीफ कहां पे, ये आर्मी में होगा, कमांडर जो होगा ये आर्मी में होगा, हाँ, सेना में होगा, डिफेंस के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर नॉन ब्राह्मण को देखें तो एग्रीकल्चरलिस्ट है, हाँ, कृषक और गैर कृषक हैं। यहाँ पर गैर कृषक में आपको याद रखना है वलंगई वडंगई, हाँ, एक वर्ग है जिसे राइट हैंड कहा जाता है, इलंगई इडंगई जिसे लेफ्ट हैंड कहा जाता है, ये दूसरा वर्ग है, ठीक है। इनको थोड़ा विशेषाधिकार प्राप्त है, किसका भाई, एक तो विशेषाधिकार इसलिए है कि ये थोड़े इनसे अपर कास्ट अपर है, ये थोड़े गैर कृषक वर्ग में भी इनको थोड़ा बड़ा दर्जा दिया गया है और इसलिए विशेष अधिकार है और सपोर्ट भी है ब्राह्मणों का और वेल्लालों का। ब्राह्मण और वेल्लाल प्रभावशाली वर्ग हैं समाज के, ठीक है। रीजन क्या है कि वलंगे हालांकि नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, लेकिन ये किसी न किसी से लैंड और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। लैंड और एग्रीकल्चर से किसी न इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं जुड़े हैं तो इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इलंगई छोटी जाती है, ठीक है, जिन्हें लेफ्ट हैंड कहा जाता है, जैसे स्मॉल ट्रेडर्स, आर्टिसन, लेबरर्स, ये सब हो गए, ठीक है। और ये देखिए इनका शोषण किया जाता है इनके द्वारा, क्योंकि ये बड़े वर्ग में ये आते हैं, ये नॉन कृषक यानी नॉन एग्रीकल्चरिस्ट वर्ग में ये इनका स्थान बड़ा है इनसे, तो ये शोषण कर रहे हैं इनका, इसलिए ये जो है इलंगई, ये इनके खिलाफ क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये भी आपको जानना पड़ेगा।
हालांकि ये छोटी जाति है इसमें, लेकिन कम्माल नाम की एक जाति है, सबकास्ट कह लें, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि एक मंदिर निर्माण में, और मंदिर यहाँ पे मैंने बता दिया कि कितना महत्व है मंदिरों का। मंदिर निर्माण में इनकी भूमिका है, इसलिए इसका आर्थिक महत्व ज्यादा है। महत्वपूर्ण जाति के रूप में मान्यता इसी से पता चलता है, क्योंकि इनको यह वो पवित्र यानी जनेऊ या उसको सेक्रेड थ्रेड रिचुअल जिसको कहते हैं, उसका इनको राइट है, अधिकार है। तो इस तरह से हमने आपके लिए पूरा सोसाइटी को समझा दिया। जैसे जैसे आप आगे हम धर्म पढ़ेंगे और फिर आर्ट एंड कल्चर को देखेंगे, तो धर्म से भी आपको समाज और ज्यादा क्लियर होगा। जब हम धर्म को देखेंगे ना, तो वहां भी आपको बहुत सारे कनेक्शन आप कर सकते हैं। सारी चीजों को एक जगह बताना तो मुश्किल है, तो यहां पे आप चाहे तो ये इसको आप याद रखेंगे, ये जो है ना यहाँ पे ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार सरसरी निगाह से इनको देख लीजिएगा, खासकर आपको सब्जेक्टिव के लिए भी बड़ी हेल्पफुल होगा, और सब्जेक्टिव पे भी हम आगे बात करेंगे। अभी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।